हमने हेरिडिटी का कंसेप्ट उसमें कवर कर लिया था, जिसमें हमने बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस है उससे स्टडी किया था। है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत सारी चीज़ों से भी। अभी इन मेन कंसेप्ट पे विच इज नथिंग बट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट रिगार्डिंग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एंड हमने हेरिडिटी का कंसेप्ट उसमें कवर कर लिया था, जिसमें हमने बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस है उससे स्टडी किया था रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से थेरीज उसमें दिए गए हैं। इवोल्यूशन का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हेरिडिटी। तो लास्ट पार्ट में हमने ये सब चीज़ें कवर की थी। इस पार्ट 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अलॉन्ग विथ जो साइंस 1 की भी हमारी प्लेलिस्ट चालू है उसके साथ साथ। तो ऐसे ही हम अल्टरनेटिवली साइंस 1 एंड साइंस 2 के चैप्टर्स को कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर कवर हो जाएगा। अब हम जाएंगे साइंस 1 के सेकेंड चैप्टर में। तो इवोल्यूशन की बात करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इवोल्यूशन है क्या, उसके थेरीज किसने दी थी, इवोल्यूशन हुआ कहाँ से। तो बेसिकली इवोल्यूशन जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तब एक्चुअल में हुआ था क्या। तो अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ तब हुआ था एक बिग बैंग, जिससे वो एक बिग बैंग हुआ था जो कि था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। अब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो चीज़ हुई थी वो हमने ना देखी थी, ना कोई उधर विटनेस था देखने के लिए। सो बेसिकली ये एक थेरी ही है, बट ये एक वाइडली एक्सेप्टेड थेरी है जो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी, बिकॉज इससे रिलेटेड प्रूफ्स भी हमें मिले गए हैं और बहुत ये एक ट्रू फॉर्म में मानी जाती है। तो यहाँ पे एक बिग बैंग हुआ था नियरली अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो में, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना था। यानी कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो है मिल्की वे। तो मिल्की वे यहाँ पे बन गया था। अब मिल्की वे बनने के बाद सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम के बाद अर्थ बना। अर्थ कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बन चुका है, बट तभी का जो अर्थ है उसे हम प्रिमिटिव अर्थ बोलेंगे या प्रोटो अर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव अर्थ या प्रोटो अर्थ। वाई, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रिमिटिव अर्थ और ये वाला जो पार्ट है वो आज का अर्थ है। तो इन दोनों में आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। जो प्रोटो अर्थ था वो बहुत हॉट था, न उस पर पानी था, न लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस था। तो वहाँ पे बस लावा फूट रहे थे, वो बहुत गर्म था, बहुत हॉट था, जस्ट इट वॉज द हॉट बॉल वी कैन सी। वो प्रोटो अर्थ था, प्रिमिटिव अर्थ था, पुराना वाला अर्थ था। अब यहाँ पे बहुत सारे ये हुए, अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद उस पर लाइफ कब फॉर्म हुई, तो नियरली अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 से जब 3.5 पर आया बिलियन ईयर्स अगो, तो 3.5 से अर्थ पे लाइफ बनना स्टार्ट हो गई थी। अब कैसे स्टार्ट हो गई थी, तो उस पर बहुत सारे बारिश हुई, फिर यहाँ पे यू कैन से बहुत सारे चीज़ें, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसमें ही बारिश हुई, बहुत तूफान आने लगा। तो ऐसे बहुत बारिश होने के बाद अर्थ पे सिर्फ ओशन ही ओशन दिखने लगे थे। अब उस ओशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें कुछ एटम्स मिलने लगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिल। अभी बारिश हुई थी तो क्लाउड्स भी थे, क्लाउड से जो थंडर स्टॉर्म आती थी उससे हमें एटम्स मिलने लगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलने लगे जो कि पानी में मिक्स होने लगे। देन वोल्केनिक इरप्शन होता था, उससे गैसेस इवॉल्व होती थी, पानी में मिक्स हो जाती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रहे थे जिसकी वजह से हम वी कैन से दैट हमें कुछ ऐसे चीज़ें मिले पानी के अंदर जिससे हम बोल सकते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हमें कुछ बेसिक से एलिमेंट्स मिले, जैसे कि हमें मिला नाइट्रोजन, वाटर। अब वाटर तो प्रेजेंट था ही अर्थ पे। देन हमें मिला CH4, कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमें NH3 भी मिला, H2S मिला। तो ऐसे बेसिक चीज़ें हमें पानी में मिक्स होती हुई नजर आई। अब नजर आई इन द सेंस हमने देखा तो नहीं, बट ये एक थेरी है
माना जाता है कि ये सब चीज़ें पानी में मिक्स हुई थी because of all these events like volcanic eruption and clouds thunder storm। तो ऐसे सब चीज़ें की वजह से क्या हुआ, ये ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होने लगे, मिक्स होने लगे एक दूसरे से। अब ये H2O कंडेंस होने लगा और बिगनिंग में क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगे। अब इन ऑर्गेनिजम्स इन कंपाउंड से होता क्या था, तो इन कंपाउंड से बेसिकली ऐसा हुआ कि जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जैसे कि शुगर्स हो गया, अब कार्बन से शुगर बनता है तो ये कार्बन से क्या हुआ, शुगर बनना स्टार्ट हुआ। देन अमीनो एसिड बनना स्टार्ट हुआ, अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है आगे जाके। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, हमने लास्ट वीडियो में ही स्टडी किया था। देन इससे प्यूरिन्स बनने लगे, पिरिमिडीन्स बनने लगे जैसे कि एडिनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसाइन है, थाइमाइन है, तो ऐसे सब चीज़ें बनने लगी। देन फैटी एसिड्स बनने लगा, फैटी एसिड्स बनने लगा जिससे लिपिड्स बनता है। तो ऐसे सब बेसिक बेसिक चीज़ें बनने लगी और ये जब बेसिक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ने लगी तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जब आ गए तब प्रोटीन बना, बहुत सारे प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स आए तो डीएनए का स्ट्रक्चर बना, बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर बना। हम कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, आज का डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है जब हम उसे स्टडी करने जाएंगे तो। बट जब प्रिमिटिव डीएनए का स्ट्रक्चर बना वो बहुत सिंपल था, उसमें सिर्फ प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स थे ना, वो डबल हेलिक्स भी नहीं था, जस्ट वो एक सिंपल सा डीएनए था। देन शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिला, कार्ब्स मिले। देन फैटी एसिड से हमें लिपिड्स बनना स्टार्ट हुए। तो ऐसी सब चीज़ें बनना स्टार्ट हुई और जिससे हमें मिला फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल हम इसे क्यों बोल रहे हैं, वी कैन से प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव सेल, इट्स बिकॉज दैट कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। आज का सेल वो प्रोकैरियोटिक देखो, यूकैरियोटिक देखो, बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है। हमें एक प्रिमिटिव सेल मिला, बहुत फर्स्ट सेल हम बोलेंगे, जो कि बहुत सिंपल सा था, बेसिक सा था, जिसकी सिर्फ जो मेम्ब्रेन थी वो लिपिड की बनी हुई थी, जिसके अंदर हम आरएनए देख सकते थे, डीएनए भी नहीं, आरएनए और छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स, समवॉट फूड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे या कुछ और रहेगा। तो ऐसे बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें बेसिक सा स्ट्रक्चर बनने लगा था। ये था फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। ऐसे बहुत सारे सेल्स आए, बहुत उनमें इवोल्यूशन हुआ, स्लोली चेंजेस हुए और उससे हमें देन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मिलने लगे। और ये जो चेंजेस मैं बोल रही हूँ, दैट अमीनो एसिड बना, देन उससे प्रोटीन बना, तो इसे भी बहुत ईयर्स लगे, लाइक बिलियंस और मिलियंस में ईयर्स लगे थे, तभी जाके ये चेंजेस होने लगे, उनमें इवोल्यूशन आने लगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। देन फिर सब चेंजेस मिला के एक कंपाउंड बना, देन उससे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। तो ये सब चीज़ें बहुत स्लो थी और इसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन हम देखने जाएंगे। सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ancestors having different structural and functional organization is called evolution। तो इवोल्यूशन एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यू हो रहा है, स्लोली हो रहा है प्लांट्स में और एनिमल्स में। कहाँ से हो रहा है, उनके एंसेस्टर्स से हो रहा है जिनके पास अलग स्ट्रक्चर था और अलग फंक्शनल था। तो उनके पास अलग स्ट्रक्चर था जिससे प्रोग्रेस होते होते, डेवलपमेंट होते होते उनका अलग स्ट्रक्चर बनने लगा, जो कि हमें आज देखने मिलता है। नाउ इवोल्यूशन इज द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, ये उसकी एक सेकंड डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। ये बहुत स्लो है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, बाय विच कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स डेवलप्ड फ्रॉम सिंपलर एंसेस्टर्स over millions of years driven by accumulation of variations। अलग अलग वेरिएशंस आने लगे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी, सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे वो बनने के लिए, वेरिएशंस आते गए और फिर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ हमें देखने मिली। तो ये था इवोल्यूशन का डेफिनेशन जो हम बोलेंगे। इवोल्यूशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत सारी चीज़ों से भी। अब ये पूरी इवोल्यूशन की चीज़ जो है वो आपको पेपर में तो नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये इवोल्यूशन के डेफिनेशंस आपको पूछे जा सकते हैं। वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई, जो थ्योरी दी गई थी, जो कि जो थ्योरी का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक के अंदर वो थ्योरी दी गई है
तो वो थ्योरी आपको पूरी तरह से पूछी नहीं जाएगी, तो बट बस आपको ये बुक का नाम रखना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना है बुक का नाम, और ये एवोल्यूशन के डेफिनेशंस याद रखने हैं। अब आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे, विच इज नथिंग बट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोलूँगी पूरे चैप्टर में जो आपको पूछा जा सकता है सबसे पहले वो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। टोटल बेसिकली हम देखने जाएंगे तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऐसे 5 के 6 एविडेंसेस है जो आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एविडेंसेस के इवोल्यूशन हुए, वो एविडेंसेस कैसे आए और किसने दिया। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें क्या समझते हैं? मॉर्फोलॉजी जब हम बोलते हैं सो इट इज़ नथिंग बट द एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब कि मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे हम इनके पिक्चर्स देखेंगे तो हमें 2 कॉलम नज़र आते हैं, है ना, ऐसे 2 कॉलम्स हमें नज़र आते हैं। This is one is the first column and first row, and this one is the second row. First row में हमें 3 animals नजर आएंगे। First one is the dog, second one is the sheep, and third is the fox. हम उनके जब एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं तो सभी के पास सेम हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखते हैं, जैसे कि 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ एंड 2 ईयर्स, एंड बेसिकली उनके पास हेयर्स है सेम क्वांटिटी में, फिर ईयर्स है, सेम स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है तीनों भी एनिमल्स में। तो उनकी मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है? सेम है, उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसा बताया गया, यानी कि उनके एंसेस्टर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, ऐसा इस एविडेंस का कहना है। और एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ट्रीज का। यहाँ पे हम जब मैंगो के लीव्स देखेंगे, उनके फ्रूट्स देखेंगे, इट्स समवॉट सिमिलर टू द चीकूज ट्री एंड लेमन्स ट्री। सो यहाँ पे उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, थोड़े से हमें सिमिलर नजर आए। सो दिस वन इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट मीन्स दे हैव द सेम एंसेस्टर्स, दे मे हैव सेम एंसेस्टर्स। अब यही मैं बोल रही हूँ, मे लगना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर थेरीज, ये थेरीज है। अब ये सच है कि गलत है, ऐसा किसी ने नहीं जाके देखा था उस टाइम पे, बिकॉज मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स अगो हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, या कोई भी प्रेजेंट नहीं था देखने के लिए। सो ये एक थेरीज ही रहेगी। अब ये वाइडली एक्सेप्टेड थेरी इसलिए है क्योंकि इसका प्रूफ्स बहुत सारे दिए गए थे, इसीलिए इसे वाइडली एक्सेप्टेड बोला जाता है। तो इसीलिए ये एक बट थेरीज ही है, मैं आपको बता दूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरी विच वाज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब आते हैं हमारे सेकंड एविडेंस पे विच इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब जैसे कि मॉर्फोलॉजी का हमने देखा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वैसे एनाटॉमिकल जब हम देखेंगे सो इट इज द इंटरनल अपीयरेंस। इंटरनल अपीयरेंस कैसा है उस पर भी थ्योरीज दी गई है। तो चलो देखते हैं उसके एविडेंसेस क्या है। सो एज यू कैन सी दीज आर ऑल बोन्स। हमें जो देख रहे हम जो जिसको देख रहे हैं दीज आर ऑल बोन्स। तो ये है एक मैन का हाथ, ह्यूमन का हाथ वी कैन से, ये एक है गोरिल्ला और वी कैन से मंकी का, ये है वेल का फ्लिपर जो होता है वो, और ये है आई थिंक सो बर्ड का विंग। यस, तो ऐसे ये सभी के हाथों के अंदर के जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का फॉर्मेशन होता है, और बोन को किस तरीके से रखा गया है वो बताया गया है। ह्यूमन में जो बोन का स्ट्रक्चर है तो वो कुछ इस तरीके से है, पहले लॉन्ग है, देन फिर 2 शॉर्ट है, एंड फिर ऐसे 5 अलग अलग ये है, उसमें भी अलग अलग पार्ट है। सेम हियर विद द गोरिल्ला, फर्स्ट लॉन्ग है, फिर 2 शॉर्ट है, एंड देन फिर ऐसे जॉइन करके अलग अलग शेप बनाया गया है। देन अगेन वेल का फ्लिपर भी ऐसा ही कुछ इस तरीके से ही है, फर्स्ट ऐसा है, देन 2 अटैच है, एंड देन उसमें कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन है, एंड बर्ड का भी कुछ ऐसा ही है। तो इससे माना जाता है कि इन सभी के जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन है, दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री। सो दिस वाज द एनाटॉमिकल एविडेंसेस। Now third one is the paleontological evidence. Now paleontology means what? So paleontology is nothing but the fossils, and study of fossils is called paleontology. Now paleontological evidences. अब fossils के evidences मतलब क्या? So basically fossils कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमें। अब fossils बनते क्यों हैं? तो fossils इसलिए बनते हैं because जब कोई भी organism है
कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है, तो वो सॉइल के अंदर दफन हो जाता है। सॉइल के अंदर उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स बनती जाती है। अब वो जैसे ही डेड हो जाता है तो उसका कार्बन का कुछ जो कंजम्पशन है, जो वो कार्बन ले रहा रहता है, ऑक्सीजन ले रहा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा रहता है, वो सब प्रोसेस जो है एनर्जी फॉर्मेशन, वो सब खत्म हो जाता है, वो सब बंद हो जाता है। और सिर्फ एक प्रोसेस चालू रहती है, और सिर्फ एक प्रोसेस स्टार्ट रहती है जिसे हम बोलते हैं कार्बन 14 मेथड। तो ये कार्बन कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है और उसके ऊपर जब सॉइल में लेयर्स बननी स्टार्ट होती है, वो जो सॉइल की लेयर्स है वो उससे एकदम कड़क हो जाती है। अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल के अंदर के, वो उसे खा के ख़त्म कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो उसे खा के ख़त्म कर देते हैं। अब लास्ट में सिर्फ बचता है उनके बोन्स। वो बोन्स भी कभी कभी डिग्रेड हो जाते हैं, बोन्स भी कभी कभी डिग्रेड हो जाते हैं, कभी कभी रहते हैं, कभी कभी डिग्रेड हो जाते हैं अगर इतने स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं रहे तो। और सिर्फ उनका जो बचता है वो वी कैन से जो छापा है उनका वो बच जाता है। तो ये कार्बन डेटिंग मेथड इसे बोलते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड की कैसे जाती है? कार्बन डेटिंग मेथड से पता कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कब मरा होगा, कब डेड हुआ होगा। तो कार्बन डेटिंग मेथड में बेसिकली करते क्या है, तो C14 कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का रेशियो निकाला जाता है। ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में करते क्या है। तो फॉसिल्स को देखते हैं, फॉसिल्स कैसे बनते हैं और उस ऑर्गेनिज्म कब मरा था वो ऑर्गेनिज्म, वो उसका पता लगाते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग मेथड। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं और उससे पता चलता है कि वो कितने साल पुराना ऑर्गेनिज्म है। तो इससे पता चलता है कि फॉसिल्स की क्या अहमियत है, वी कैन से। तो फॉसिल्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि ये कैसे कितने साल पहले वो ऑर्गेनिज्म था प्रेजेंट। अब कार्बन डेटिंग मेथड से कुछ हमें चीज़ें पता चली है, जैसे कि पैलेंजोइक ईरा, ऐसे कुछ ईरा है, पैलेंजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा। तो इन ईराज में कैसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो हमें पता चला है। सो पैलेंजोइक ईरा बहुत पहले के ऑर्गेनिजम्स थे, पहले का टाइम था। उस ईरा में हमें क्या देखने मिले, 3 तरह के एनिमल्स देखने मिले। इनवर्टिब्रेट्स देखने मिले, पाइसेस इन्हें फिशेस देखने मिले अलग अलग टाइप के, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस देखने मिले अलग अलग टाइप के। देन आता है हमारा मीजोजोइक ईरा। अब इस ईरा में हमें रेप्टाइल्स देखने मिले अलग अलग टाइप के, जो कि ऑफकोर्स अभी तक इवॉल्व हो गए, उसका अलग ही कुछ ऑर्गेनिज्म बना होगा, जिसमें हमें डायनासोर भी देखने मिला था। तो डायनासोर भी एक तरह का रेप्टाइल ही है और वो हमें किस एरिया में देखने मिला था, मीजोजोइक ईरा में देखने मिला था। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीनोजोइक ईरा, जो कि अभी भी चल रहा है, जिसमें हमें एव्स, अलग अलग तरह के बर्ड्स एंड मैमल्स देखने मिले, जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वी कैन सी। तो ये थे कुछ 3 तरीके के ईरा। इसके ऊपर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो अभी भी पूछा जा सकता है। ऐसा आपको टेबल दे देंगे, फोटो दे देंगे और इसके जो ईराज है उसको ब्लैंक रखे जाएंगे, तो ईरा को आपको फिल करना है। तो ये ऐसे फिल इन द बॉक्सेस टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आगे के एविडेंस पे, विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फोर्थ एविडेंस। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है? ऑर्गन्स ही है, अपने बॉडी के ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्टिजियल होते हैं, यानी कि वेस्ट होते हैं। वेस्ट इन द सेंस उसका कुछ काम नहीं होता, दे हैव नो वर्क। अर्लियर उनका वर्क था, बट जैसे जैसे उनका वर्क कम होते गया, उन्हें हम यूज़ नहीं करते गए, वो वेस्ट होने लगे, वो उनका फंक्शन स्टॉप हो गया। जैसे कि हम आप बात करें तो बॉडी हेयर, लेट्स से बॉडी हेयर की बात करते हैं। तो अर्लियर जो एंसेस्टर्स थे हमारे, जैसे कि हम अब बोलते हैं जो बहुत अलग अलग एंसेस्टर्स से, अब ये एक थ्योरी है अलग के, हम क्या बंदर से आए हैं, तो वो अलग थ्योरी है। बट उस टाइम पे क्या थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके बॉडी हेयर बहुत थे और वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे हीट से, कोल्ड से, तो उन्हें वो प्रोटेक्शन का काम दिया गया था। बट नाउअडेज क्या है, यहाँ पे बॉडी हेयर का कुछ काम नहीं है। आजकल बॉडी हेयर का कुछ काम नहीं होता, सो उन्हें कभी कभी रिमूव भी किया जाता है।
सो दैट वाज अबाउट द बॉडी हेयर. सो बॉडी हेयर इज वन टाइप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अपेंडिक्स, अर्लियर अपेंडिक्स को यूज़ किया जाता था हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, के जो कच्चा फूड वो खाते थे वो उससे डाइजेस्ट होता था. बट नाउ अब हम जैसे जैसे पका हुआ फूड खाने लगे, कुक फूड खाने लगे, इसका काम कम होता गया और एट सम पॉइंट अभी ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. और कभी कभी इसके इन्फ्लेमेशन होने के द्वारा हो जाता है कभी कभी, जिससे हमें इसे रिमूव करना पड़ता है थ्रू सर्जरी. तो ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन्स है. विजडम टीथ की जब हम बात करें तो विजडम टीथ अर्लियर आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू यूज इट चबाने के लिए, च्यू करने के लिए, बट नाउ हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है. तो विजडम टीथ भी कभी कभी हमें रिमूव करना पड़ता है. तो अभी तो फिलहाल किसी किसी के नहीं आते, बट किसी किसी के अगर आ भी जाते हैं तो उन्हें रिमूव करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पेन. देन कॉकिक्स को हम टेल बोन भी बोलते हैं. अब टेल बोन जैसे कि उसके नाम में ही है, टेल एंड बोन. सो टेल जहाँ पे प्रेजेंट थी, ऐसा माना जाता है कि टेल प्रेजेंट थी, तो टेल की वो बोन थी और उसका एक पार्ट अभी यहाँ पे बच गया है. अभी टेल नहीं है बिकॉज वो एक ये था, इवोल्यूशन होते होते टेल भी खत्म हो गई है अब, बट अभी उसका एक पार्ट हमारी बॉडी में रिमेन है विच इज कॉल्ड द टेल बोन. तो ऐसी थोड़ी बहुत और एक है जो ईयर लोब या ईयर पिन्ना जिसे हम बोलते हैं. हमारे इसमें ईयर पिन्ना का इतना काम नहीं होता ह्यूमंस में, बट बाकी के जो एनिमल्स हैं उसमें ईयर पिन्ना का काम होता है. वो साउंड को कलेक्ट करने के लिए उसे मूव भी कर सकते हैं. तो ऐसे सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है, उनके एग्जाम्पल्स लिखो एंड ऑल दैट स्टफ. तो आपको वेस्टिजियल ऑर्गन्स अच्छे से करके जाना है. आते हैं हमारे फिफ्थ एविडेंस पे, विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक. अब कनेक्टिंग लिंक, अभी आपको पता होगा ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं. जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप 9th स्टैंडर्ड में भी आपने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली होगी. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. और उन कैटेगरी में एक कैटेगरी आती है किंगडम एनिमेलिया की, है ना. अब उन एनिमेलिया किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं. तो उन फाइलम्स में एक बहुत सारे अलग अलग फाइलम्स हैं जिस बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, तो उस पर आधारित ये चीज़ है वी कैन से. सो कनेक्टिव लिंक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शो करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक. तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस फाइलम में उसे डालें कि इस फाइलम में उसे डालें. तो उसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं. जैसे कि पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये हम देखेंगे. सो दिस इज एन अर्थवर्म विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा. ये फाइलम एनेलिडा का एग्जाम्पल है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल विच इज द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस भी आते हैं. और उसका कनेक्टिंग लिंक जो यहाँ पे बनी है वो है पेरीपैटस. अब ये जो पेरीपैटस है उसके पास एनेलिडा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये सेगमेंटेड बॉडी शो करती है जैसे कि एनेलिडा के पास है. थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है इनके सरफेस पे. क्यूटिकल यानी क्या, क्यूटिकल एक स्मॉल सी कवरिंग है वी कैन से. उनके पास पैरापोडिया लाइक ऑर्गेनेलीज होते हैं. पैरापोडिया इज फॉर लोकोमोशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरापोडिया है इन लोगों के पास भी लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए. ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है. अब ट्रकियल रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन के लिए उनके पास ट्रकिया होता है. उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओपन इन द सेंस उनमें वेन्स एंड आर्टरीज ये सब चीज़ें एब्सेंट होती है. तो ये सब चीज़ें उनमें एब्सेंट होती है. तो उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो ये सब चीज़ें थे पेरीपैटस की, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा. अनदर एग्जाम्पल वी कैन से इज द डक बिल्ड प्लैटिपस, जो 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. एक तो रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है और मैमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. ये इसके पास कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि ये एग लेइंग एनिमल है, जो कि एग लेइंग एनिमल है और रेप्टाइल्स की तरह. इसके ऊपर हेयर्स है एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड है. मेमोरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि यंग वन को फीड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैमल्स के पास ही होते हैं. इसीलिए उन्हें मैमल्स बोला जाता है थ्रू मेमोरी ग्लैंड.
तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड ऑर्गेनिज्म जैसे लंग फिश हो गई, ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कनेक्टिंग लिंक का। लंग फिश के पास फिश की भी प्रॉपर्टीज़ है, फिशेस की भी प्रॉपर्टीज़ है, एंड अनदर वन उसके पास एम्फीबियंस की भी प्रॉपर्टी है। लंग फिश यानी कि उसके पास लंग होता है ब्रीथिंग के लिए। सो ये था हमारा कनेक्टिंग लिंक का एविडेंस। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस पे। अब एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस हम यूँ बोलेंगे कि इनके पास ऐसे एविडेंसेस है जो हमें देखने मिलते हैं एम्ब्रायोलॉजी में। अब एम्ब्रायोलॉजी इज नथिंग बट दी जो एम्ब्रियो होता है, जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, तो एक एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो यहाँ पे हम सभी के एम्ब्रियो देखेंगे अगर, जैसे कि फिश का एम्ब्रियो, एम्फीबियन का, रेप्टाइल का, बर्ड का और मैमल्स का, तो हमें ऑलमोस्ट उनके स्ट्रक्चर सिमिलर देखने मिलेंगे। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे फिर उनके स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट देखने मिलते हैं। सो वी कैन से दैट उनके एंसेस्टर्स सेम थे। तो ऐसे थे हमारे कुछ 6 एविडेंसेस पे, 6 एविडेंस। और ये एविडेंस जैसे मैंने आपको बताया वो बुक में दिए गए हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करेंगे तो उनके थ्योरी में ये बुक में दिए गए हैं। ये सब थ्योरीज कब कैसे हुआ था इवोल्यूशन उसके बारे में सब बताया गया है चार्ल्स डार्विन ने। तो ये बुक का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। जब वो गैलापागोस आइलैंड गए थे तो उन्होंने वहाँ पे ये सब चीज़ें स्टडी की और ये बुक उन्होंने लिखी थी। उन्होंने खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की और उन्होंने ये बुक को राइट डाउन किया। अब हर एक चीज़ का ये होता है कि उनके कुछ ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। बट ऑब्जेक्शंस जानने से पहले मैं कुछ बता दूं, तो जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं तो वो कुछ तरीके का इंटरैक्शन शो करते हैं। अब एनवायरनमेंट है तो उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है और तो उन्हें इंटरैक्शन शो करना ही पड़ेगा। अब इंटरैक्शन में एक चीज़ आती है कंपटीशन। जब बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या? रिसोर्सेज जैसे कि फूड कम हो गया, शेल्टर, रहने की जगह कम हो गई, लिमिटेड है, ऑफ कोर्स अनलिमिटेड नहीं है ये सब चीज़ें, या फॉर मेटिंग पर्पस हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए कंपटीशन होने लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। तो कुछ लोगों को ही मिलेगी, कुछ एनिमल्स को ही मिलेगी, तो उसकी वजह से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमंस में भी कंपटीशन है, फॉर जॉब है, फॉर एजुकेशन है, फॉर फूड है, फॉर शेल्टर है, फॉर मेटिंग पर्पस है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमें देखने मिलते हैं और इस तरीके से हमें 2 टाइप के कॉम्पिटिशन देखने मिलेंगे। फर्स्ट इज द इंट्रा स्पेसिफिक and the second one is the interspecific. तो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में हमें क्या देखने मिल रहा है कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं या एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड, शेल्टर और फॉर मेटिंग पर्पज। तो इन सब की वजह से वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अब इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या? तो इंटरस्पेसिफिक मतलब 2 अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये था हमारा इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। इसके ऊपर आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इसके ऊपर आपको ये याद रखना है, इंट्रा मतलब कि सेम स्पीसीज में और इंटर मतलब कि 2 अलग अलग स्पीसीज में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है। इसका एक एग्जाम्पल है ब्लैक एंड वाइट पेपर्ड मॉथ का। तो ब्लैक एंड वाइट पेपर्ड मॉथ में कुछ इस तरीके से कंपटीशन हुआ, इस तरीके से कुछ ये हुआ कि एक ट्री का बार्क था, उसके ऊपर वाइट कलर के जब मॉथ बैठते थे तो वो कैमोफ्लेज हो जाते थे। कैमोफ्लेज मतलब वो पीछे के एनवायरनमेंट में छुप जाते थे। बट जब ब्लैक कलर के मॉथ उस पर बैठते थे तो वो एकदम डिस्टिंक्टली दिखते थे वो ट्री के बार्क में। तो जो ये आता था, प्रेडेटर आता था, जो बर्ड्स आते थे वो ब्लैक कलर के मॉथ को खा जाते थे। तो जिसकी वजह से ब्लैक कलर मॉथ का जो पॉपुलेशन था वो डिक्रीज होने लग गया था। फर्स्ट कुछ इस तरीके से हुआ था, डिक्रीज होने लगा था, और वाइट कलर के मॉथ का जो पॉपुलेशन था वो इंक्रीज होने लग गया था। बट कुछ देर बाद बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ, मतलब कि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ, बहुत वहाँ पे इंडस्ट्रीज आने लगे, पोल्यूशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो ट्रीज के बार्क पे कार्बन जमने लगा ब्लैक कलर का।
जिसकी वजह से अभी ब्लैक कलर का मॉड कैमोफ्लेज हो जाता था और वाइट कलर का मॉड एकदम इजीली विजिबल था, जिसकी वजह से अभी जो प्रेडेटर्स आते थे वो वाइट कलर के मॉड को खा के खत्म करते थे। तो इनका पॉपुलेशन अभी डिक्रीज होने लग गया और इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गया। तो अभी उल्टा होने लगा। तो ये था एक कंपटीशन का चीज़, पहले वो इंक्रीज हुई देन फिर डिक्रीज हुई। तो ऐसे सब चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझनी है और ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना है कंपटीशन का। अब आते हैं हम ऑब्जेक्शंस पे जो कि लगे थे इवोल्यूशन पे, जो कि डार्विन जी ने दिए थे हमारे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में। तो इनने क्या बोला था? तो इनका फर्स्ट ऑब्जेक्शन कुछ इस तरीके से था लोगों का, दैट नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो अभी हमने बोला कि इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आई, तो जो मॉडिफिकेशन आए वो क्यों आए? अगर यूजफुल थे या यूजलेस थे, जो भी मॉडिफिकेशन थे, अब जैसे कि हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स का जो मॉडिफिकेशन देखा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो वो क्यों आए, कैसे आए, तो उनके बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो कि लोगों ने रेज किया था। अब सेकंड ऑब्जेक्शन कुछ इस तरीके से था दैट इट इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। सिर्फ इवोल्यूशन का वही फैक्टर नहीं हो सकता, इवोल्यूशन के और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि जो हम ये बोलते हैं मियोसिस के टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो एक इवोल्यूशन का फैक्टर हो सकता है, या म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन की वजह से भी हमें यूजफुल एंड यूजलेस जो मॉडिफिकेशन है वो देखने मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशन होने मिल सकता है। तो ये चीज़ उनने एक्सप्लेन नहीं की थी। And third objection was that no explanation about slow and abrupt changes. अब slow and abrupt changes पे उन्होंने भी कोई explanation नहीं दिया था। slow changes हुए थे कि abrupt हुए थे, कौन से चीज़ें ऐसे थे कि evolution हुआ था, slow ही था, but कोई evolution ऐसा था कि hundreds of years में complete हो गया था, और कोई evolution ऐसा था जिसको millions of years लगे। तो ऐसा क्यों? स्लो चेंजेस हुए, यहाँ पे फास्ट चेंजेस हुए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये चीज़ें भी उनने एक्सप्लेन नहीं की थी। तो ये था उनके जो थ्योरी थी उसके रिगार्डिंग का ऑब्जेक्शंस। जो ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्शंस भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द थ्योरीज और द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब ये हो गई डार्विन जी की बात। अब आते हैं हम लामार्किज्म में, जो कि लामार्क ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। अब उन्होंने एक थ्योरी दी थी विच वॉज कॉल्ड एज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। हमने जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया था वो इससे थोड़े रिलेटेड है। अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ऑर्गन अच्छे से यूज़ होते जाएगा, उसमें इवोल्यूशन आएगा, पॉजिटिव इवोल्यूशन आएगा। बट अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, डिसयूज़ करेंगे, वैसे ही रखेंगे, तो वो हो सकता है उसका डिसयूज़ होने की वजह से वो गायब हो जाए या उसका कोई फंक्शन ही ना रहे, वो उसका फंक्शन लॉस कर दे, उसमें ऐसा निगेटिव इवोल्यूशन भी आ सकता है। तो ऐसा लामार्किज्म ने बोला। अब अगर हम उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, अगर उस ऑर्गन का एक्टिवनेस रहा या लेजीनेस रहा, तो उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है। तो ये था हमारा लामार्किज्म का चीज़, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि जिराफ के नेक। अब जिराफ के नेक अगर हम जब देखते हैं तो पहले जिराफ की नेक बहुत छोटी थी, बट जैसे जैसे उसने नीचे के पौधे पत्ते खाने कर ख़त्म कर दिए, तो अब वो ऊपर के पत्ते खाने के लिए उसकी नेक को एक्सटेंड करने लगा। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन आया ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, और उनकी नेक इतनी लंबी हो गई। अब ये भी एक थ्योरी है, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो ये था कुछ इवोल्यूशन फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखें तो हम ब्लैक स्मिथ का जो हाथ। अब ब्लैक स्मिथ का हैंड कुछ इस तरीके से था कि वो बहुत यूज़ करने लगे उनके हाथ को। अब ब्लैक स्मिथ है तो उन्हें बार बार हथौड़े से पटकना पड़ता है, उसे हाथ को यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनके हाथ स्ट्रांग होने लगे, और अभी ब्लैक स्मिथ के हाथ बहुत स्ट्रांग होते हुए हमें नजर आए।
नेक्स्ट इज द ऑस्ट्रिच के विंग्स। अब ऑस्ट्रिच के विंग्स पहले फंक्शनल थे, पहले वो उसके थ्रू फ्लाई करता था, बट धीरे धीरे वो फ्लाई करना बंद हो गया, सिर्फ लैंड पे ही रहने लगा, जिसकी वजह से उसके विंग्स डिसयूज हुए और यहाँ पे वो फंक्शनलेस हो गए विंग्स, ब्लैक ऑस्ट्रिच के विंग्स। वन मोर एग्जाम्पल इज द स्नेक्स लेग। स्नेक के पहले लेग थे, ऐसे भी थ्योरी है, बट धीरे धीरे उसके लेग्स गायब हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी स्नेक लिम्बलेस हो गया, यानी उसके कोई भी लिम्ब अभी नहीं है। अब ये थ्योरी को इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं बोला जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोला जाता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब कि जो खुद ने एक्वायर किए हुए हैं। अब ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते, ऐसा लोग बोलते हैं। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बोला गया है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था माउसेस का। माउसेस के टेल कट किए, फिर उन्हें उनकी मेटिंग करा के उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए गए, लेकिन उनकी जो टेल थी वो अभी भी प्रेजेंट थी। देन फिर बहुत सारे दूसरा माउस लिया, उनके भी टेल कट करके फिर उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसकी वजह से पता चला कि टेल तो आ रही है, मतलब कि ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर नहीं है, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो कि एक्वायर हो सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम में। तो ये ऑब्जेक्शंस थे लामार्किज्म के। ऐसे लामार्किज्म भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इवोल्यूशन का जितना भी टॉपिक है, इवोल्यूशन का पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, हेरिडिटी। तो ऐसे हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस 1 के चैप्टर को कवर करेंगे।